नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। पिछले 3 वर्षों में जब से कोविड आया तब से लोगों ने कोविड और उससे बचने के उपाय या कोविड होने पर क्या क्या होता है इस बारे में बातचीत की, लेकिन सबसे ज्यादा कोविड के साथ जिस बारे में लोगों की चिंता रही वो थी प्रतिरोधक क्षमता को लेकर, यानी इम्यूनिटी को लेकर। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी कैसे कम हो जाती है, इम्यूनिटी क्या नापी जा सकती है, ये तमाम बातें लोगों के मन में रहीं और अब भी हैं। और साथ साथ अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से बहुत से लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार घेर रहा है, तो बहुत लोगों के मन में ये बात भी आई है ये हम बार बार बीमार क्यों पड़ने लगे हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी कम हुई है। एक शेर है किसी शायर का कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तो अगर दरवाजा है तो खतरे से कैसे बचना है, और दूसरी तरफ हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, बचाना है, और इम्यूनिटी के लिए क्या खतरा हो सकता है, बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर उमा कुमार, आप प्रोफेसर एंड हेड रूमेटोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद गर्ग, आप डायरेक्टर हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI, और साथ ही हम सब जानते हैं आप प्रोफेसर हैं एम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के। बहुत स्वागत आप दोनों का स्टूडियो में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर GC खिलनानी, जो जाने माने पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं PSRI इंस्टीट्यूट में, और इसी विशेषज्ञता के आप हेड और प्रोफेसर रहे एम्स में। बहुत स्वागत डॉक्टर खिलनानी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर उमा कुमार, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें इम्यूनिटी को लेकर लोगों के मन में आपको क्या लगता है, खास तौर पर अभी हाल के दिनों के अगर परिदृश्य को हम समझें तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड के दौरान और आजकल लोगों को ये लगता है कि ओवरनाइट इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, एज इफ़ कि इम्यूनिटी एक शब्द है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल है और हम ले लें और वो बढ़ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इम्यूनिटी है, जैसे आपने कहा प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये एक प्रोसेस है और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सोल्जर्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी अतिक्रमण से, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनसे, चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर और कोई कंपोनेंट हो जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी होती है उसके बहुत सारे दूसरे भी रोल होते हैं, और कभी कभी ये इम्यूनिटी हमारे डिजीज़ेस होने का भी कारण बन जाती है अगर वो एबरेंट हो जाए तो। और इस मैलिग्नेंसीज यानी कि कैंसर भी हो सकते हैं अगर ये एबरेंट हो जाए तो। इम्यूनिटी एक चीज़ है, इन्फेक्शन से बचा रही है। बाकी जो इसके कंपोनेंट हैं, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डेड होते रहते हैं इंटरमिटेंटली, और रिन्यूअल होता है यानी कि नए सेल्स आते रहते हैं। तो जो डेड हो गए हैं उनको रिमूव करने का काम भी ये कुछ इम्यूनिटी के जो सोल्जर्स होते हैं वो करते हैं। क्योंकि अगर वो बॉडी में रह गया तो ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं, और इम्यूनिटी वेरी करती है। जैसे कि कहना चाहिए नवजात शिशु है उसमें जो इम्यूनिटी होगी और एक यंग अडल्ट है उसमें जो इम्यूनिटी होगी वो डिफरेंस होता है, क्योंकि वो बहुत मेच्योर्ड होगी जो एक अडल्ट में होगी। बच्चे की इम्यूनिटी इमेच्योर होती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन या जो एक्सपोजर होता है वैसे वैसे इम्यूनिटी उसकी बढ़ती जाती है। और जो एडल्ट क्या चाहिए एल्डरली पॉपुलेशन है, बड़े बूढ़े लोग हैं, उसमें इम्यूनिटी फिर थोड़ी सी डिक्लाइन होती है, कम होती जाती है। जी, तो ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि भूमिका बंध गई है। डॉक्टर खिलनानी आपके पास आना चाहेंगे, और अभी हाल ही में जो खबर जिसमें आपका भी वक्तव्य है उस खबर से बात को जोड़ते हैं। और बात यह है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से फ्लू हो रहा है, लोगों को जुकाम और इतनी खांसी चल रही है कि पूछिए मत, तो क्या बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि बार बार मैं बीमार पड़ जाता हूं। कुछ लोगों को तो कोविड भी हुआ और उसके बाद कुछ और भी हुआ, यानी बुखार हो गया, और अभी हाल में पता चलता है कि परिवार में एक व्यक्ति बीमार हुआ, फिर एक एक करके सभी बीमार हो गए। तो ये क्या हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कुछ बदलाव भी हुआ है क्या? संजीव, एक तो दिल्ली का तो बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जब भी नवंबर दिसंबर में कोई खांसी होती है तो सब कहते हैं प्रदूषण से हुआ। जी।
पॉल्यूशन बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो पिछले 2 महीने में हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि जैसे एक को हल्का फुल्का बुखार हुआ, उसके बाद खांसी हुई, और खांसी ऐसी होती है कि 3-3 रात आदमी सो नहीं पाते, किसी को वीजिंग भी होती है, और 1-1 महीना 1.5 महीना चल रही है। उसके अलावा जब एक को होता है तो वो घर में बहुत सारे लोगों को वही जो है ना, किसी को बुखार होता है, किसी को खांसी होती है, किसी को वीजिंग होती है। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन किए गए और पाया गया तो ये ज्यादातर इन्फेक्शन जो है ना फ्लू के थे। कुछ दूसरे वायरसेस के भी इन्फेक्शन है, लेकिन फ्लू जो है ना वो मेन हुआ। अब ये प्रश्न ये है कि फ्लू तो हर साल होता है, लेकिन इस बार क्यों हुआ इतना ज्यादा? क्या हमारी इम्यूनिटी में कुछ फर्क आ गया? हमारी इम्यूनिटी में इन जनरल कोई फर्क नहीं आया, लेकिन क्या हुआ कि पिछले 3 साल में जब कोविड हुआ तो उस दौरान आइसोलेशन बहुत था, मास्क बहुत था, और लोग बाहर नहीं जा रहे थे, गैदरिंग्स नहीं हो रही थी। तो जो फ्लू की जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि फ्लू इन्फेक्शन से बनती है और वैक्सीनेशन से बनती है, वो हर साल उसमें डिक्लाइन होता है। तो हमारी इम्यूनिटी ऐसे बनती है कि बार बार कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं या हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं तो उससे एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। ये हमारी सोच है कि पिछले 3 साल में क्योंकि हम फ्लू से बचे रहे, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग आइसोलेट कर रहे थे और मास्क पहन रहे थे, तो फ्लू बहुत कम हुआ। और इसके बाद जब ये सब कुछ खुला है, लोग गैदरिंग में गए हैं, सब मिलने लगे हैं, तो ये फ्लू वायरस वापस आया। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रमाण है हमारे पास। एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 24 फरवरी को ही एक रिसर्च पेपर आया है, उसमें उन्होंने देखा कि इस बार जो 2022 में जो फ्लू का जो ट्रांसमिशन हुआ हाउस होल्ड में, मतलब घर मेंबर्स में, वो 50% था एज कंपेयर टू द 20% 2017-18 में। इसका मतलब यह है कि इस समय जो ट्रांसमिशन है फ्लू का वो करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा है। और इसके कारण यही है कि हमने जो कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया उससे फ्लू बहुत कम हुआ। अब ये जो फ्लू वायरस होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, मतलब जो एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसीलिए फ्लू का वैक्सीनेशन हर साल लगाया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से ये खांसी वगैरह हुई है। और ये खांसी बहुत ऐसा नहीं है कि सबको माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। जो बहुत एल्डरली हैं, 75-80 साल के हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वो हमारे आईसीयू में भी एडमिट हो रहे हैं और कुछ कैलेमिटीज भी हो रही हैं। तो इसलिए इसको दूसरा ये ना समझें कि हर फ्लू एक जैसा होता है। जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, वो काफी लीथल होता है, काफी मोर्टेलिटी होती है। अभी जो हो रहा है वो H3N2 हो रहा है, और वो जनरली एक माइल्ड इलनेस होती है एज फार एज द आईसीयू या सीवियरिटी इज कंसर्न। लेकिन अदरवाइज ये खांसी वगैरह बहुत करता है, वीजिंग करता है, एस्थमा को एक्सेसरबेट करता है, आदमी 2-4 दिन के लिए जा नहीं सकता। इसलिए इसकी चिंता की बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा ये एक लास्ट में मैं ये बात कहूंगा कि बहुत लोग एंटीबायोटिक, जैसे ही बुखार हुआ या हल्की सी गला खराब हुआ, वो एंटीबायोटिक लेते हैं, खास करके एजिथ्रोमाइसिन तो जैसे नलके में चल पड़ी है। ये इसका कोई फायदा नहीं होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और दूसरा है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम्युनिटी में डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि इसको समझा जाए। ये एंटीबायोटिक्स वाली बात जो आपने कही कि जो लोग ले रहे हैं, वो भी बात जरा बाद में करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर खिलनानी मैं चाहूंगा आप कर दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक में जाएंगे। वो बात जो आपकी बात से निकलती है, आपने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जो हम कोविड से बचने के लिए जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, तो हम फ्लू से भी बचे रहे। तो आप क्या ये चाह रहे हैं कि जो हम कोविड से तो बचे काफी हद तक, लेकिन अगर फ्लू होता रहता तो ठीक रहता, हमें इतना ज्यादा ना होता? क्या आप ये भी कह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में, क्योंकि ये फ्लू भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसी से ही फैलता है, और फ्लू हर साल होता है। अच्छा। और ये अगर वो हम जाएं हिस्ट्री में, स्पेनिश फ्लू में जब 5 से 10 करोड़ लोग मर गए थे, तब से ये फ्लू चल रहा है, क्योंकि इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बहुत है। तो हर साल बदलता है, जो आप कह रहे हैं एंटीजन ड्रिफ्ट जो हुआ है, इसीलिए इसका जो वैक्सीन है वो भी हर साल लेना पड़ता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमने तो वैक्सीन ले लिया, फिर हमें फ्लू कैसे हो गया। लेकिन
ये वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, पर ये कारगर है। ये ठीक है, वैक्सीन को लेकर भी कुछ और सवाल भी हैं आपकी बातों से जो निकल रहे हैं, लेकिन हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समय को देखते हुए सीधे सवाल पर आते हैं डॉक्टर प्रमोद गर्ग, और आपसे अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी को जो एक्सप्लेन किया था डॉक्टर उमा ने, अगर हम उसके बाद इम्यूनिटी को बढ़ाने के फैक्टर, और खासतौर पर कोविड के दौरान तरह तरह के सोशल मीडिया पे जो संदेश जो थे, उसमें ये था कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोई जरूरत नहीं उन चीजों की, लेकिन न्यूट्रिशन का यानी पोषण की भूमिका तो हम सब जानते हैं कि अच्छा खाओगे, लेकिन अच्छा खाने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये स्पष्ट करें, और इम्यूनिटी के लिए कितना जरूरी होता है सब। देखिए, इम्यूनिटी को अगर आप समझने की बात करेंगे तो मेनली इन्फेक्शियस डिजीज में इम्यूनिटी का रोल लोग समझते हैं। ऑल्दो उसके बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर उमा कुमार ने उसके बारे में जिक्र भी करा, इंक्लूडिंग के कैंसर में भी उसका बहुत बड़ा रोल है, रोकने में भी रोल है, और एबरेंट हो जाए तो और भी रोल है जी। लेकिन जब आप बात करें इम्यूनिटी बढ़ाएं या घटाएं जी, तो सिंपल आंसर उसका ये है, अगर आपका खान पान आपने खुद ही का अच्छा रहेगा और आप एक्सरसाइज करते हैं, दो चीजें हैं, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, इससे आपकी इम्यूनिटी का जनरल लेवल ठीक रहेगा। किसी स्पेसिफिक चीज के खाने पीने से वो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने कोविड में देखा कि जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई या ज्यादा मोर्टेलिटी भी हुई, उनमें आपने फैक्टर्स निकाले, रिस्क फैक्टर्स निकाले। एल्डरली हैं जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी एज के साथ कम हो जाती है, ओबेसिटी मोटापा है उन लोगों में ज्यादा तकलीफ है, डायबिटीज है या और कोमॉर्बिड कंडीशंस है उसमें तकलीफ ज्यादा हुई। तो अगर आपको मोटापा है या आपको और बीमारियां हैं तो आपकी इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। खाने पीने में स्पेसिफिक सवाल आपने कहा क्या चीजें हैं जी, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि फल और सब्जियां, तो हम लोग जनरल रेकमेंड करते हैं 5 सर्विंग्स, यानी कि दिन भर में 4 या 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हों। अगर आप सुबह शाम सब्जी खा रहे हैं या खाने के साथ और सैलड ले रहे हैं और 2 फ्रूट ले लीजिए आप जो मौसमी फल हो, तो 5, 4 या 5, मतलब कोई महंगे फल खाने की जरूरत नहीं है, जो मौसम के फल सस्ते भी होंगे, बिल्कुल वो फल लीजिए और सब्जियां खाइए। तो नेचुरल, देखिए एक और भी चीज है, क्या? खाने पीने में जो चीज नेचुरल है वो आपके लिए स्वस्थ है, जो अननेचुरल हम लोगों ने बनाई, मैनिमेट करी, वो हम गड़बड़ कर देते हैं। यानी जो डिब्बे में या पैकेट में बंद होकर आ रही है, या हम उसका रूप बदल देते हैं। अब जैसे शुगर केन है, वो नेचुरल है, वो नो प्रॉब्लम, अब उसको हमने व्हाइट शुगर बना दिया तो वो अननेचुरल है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ये लेकिन गुड़ ठीक है, कुछ मात्रा में। अच्छा, चीनी के मुकाबले बेहतर है। खाने के बारे में कुछ और भी कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं नाम लेकर भी बात करता हूं, बहुत ज्यादा पिछले 3 वर्षों में बात हुई कि आप च्यवनप्राश खाइए, च्यवनप्राश में आंवला है और उसमें विटामिन या विटामिन सी है, जिंक को लेकर बहुत बात हुई। पहले एक एक करके जरा इसको। तो अब देखिए, इन जनरल लोग सोचते हैं कि विटामिन सप्लीमेंटेशन, चाहे वो विटामिन सी की बात हो, विटामिन डी की बात हो, जिंक बहुत खाया लोगों ने। हम जिंक विटामिन नहीं लेकिन मिनरल है जी। तो बहुत सारी चीजों में
ये जो मैंने कहा नेचुरल फूड के अंदर आपके विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसीलिए नेचुरल फूड खाने से आपको उसकी पूर्ति हो जाती है। अब एक शोध बहुत साल पहले हुआ जिसमें दिखाया जिन लोगों ने विटामिन सप्लीमेंट लिए उनको फायदा नहीं हुआ, जिन लोगों ने फ्रेश ये अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाए और नेचुरल फूड खाया उनको ज्यादा फायदा हुआ। इसीलिए एल्डरली में भी ये कहते हैं कि विटामिन सप्लीमेंटेशन का फायदा नहीं है, इनफैक्ट कुछ स्टडी ये कहती है कि शायद नुकसान भी कर देते हैं। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, फिर डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं सप्लीमेंट्स? क्यों वो कहते हैं कि आप ये बुखार में हैं, आप ये मल्टीविटामिन की गोली खा लीजिए और हर महीने एक विटामिन डी की भी गोली? क्यों, मतलब फिर सप्लीमेंट क्यों? देखिए फिर वो दो बातें हैं जी। अगर कोई मरीज हमारा ऐसा जो मेल नरिश्ड है, जिसको कि बीमारी बहुत ज्यादा है, लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा है, उसको और समस्याएं हैं, तो उसमें हम सप्लीमेंट देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उसमें विटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए, जनरल बात है। ठीक है। विटामिन डी की अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो कई रिसर्च में दिखाया गया कि हिंदुस्तान में लोगों में जनरली विटामिन डी कम है, ऑल्दो हमारे यहाँ सनशाइन बहुत है लेकिन फिर भी कम है, उसके कई अलग कारण हो सकते हैं। तो अगर काफी मात्रा में कम है तो सप्लीमेंट करना चाहिए, बट ये जो लोग रेगुलर ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि विटामिन ज्यादा लेने से हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है। कुछ लोग हर हफ्ते ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, कि एक बार किसी ने कहा होगा डॉक्टर ने कि भाई आप ये ले लीजिएगा, तो वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। फिर लोगों को हमेशा मन में रहती बात कि देखो अब आज मैं थका हुआ हूं, कमजोरी से महसूस हो रहा हूं, कुछ दिन ले लेता हूं। नहीं, बट इन जनरल मेरा रिकमेंडेशन है हेल्दी लोग विटामिन सप्लीमेंटेशन ना ले। डॉक्टर उमा, यही सवाल कुछ और तरीके से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इम्यूनिटी का कोई मापने का कोई तरीका है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब भी मौसम बदलता है मैं बीमार पड़ जाता हूं, कोई और खाना खा के बीमार हो ना हो मैं बीमार पड़ जाता हूं, थकान भी जल्दी मतलब कुछ लोग बाकियों के मुकाबले जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो क्या सवाल इम्यूनिटी पर है या कुछ और? देखिए, इम्यूनिटी हर इंडिविजुअल में जो उसका लेवल है वो अलग अलग हो सकता है और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में करीब 1500 के आसपास जीन्स होते हैं जो इम्यूनिटी को गवर्न करते हैं और वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं ना कि फीमेल्स में ऑटो इम्यून डिजीजेस ज़्यादा कॉमनली होते हैं, क्योंकि वो रोबस्ट इम्यूनिटी होती है, तो वो एबरेंट हो जाए, खराब हो जाए तो डिजीजेस भी हो जाएंगे। तो अब कहने का जो काफ़ी लोग बीमार जो पड़ते हैं, ये भी कहा जाता है कि इन्फेक्शन होना ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, चाहे वो दिखे ना। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जब होता है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करती है और वो बाद में जाके प्रोटेक्ट करता है। दोबारा से हो गया तो हो सकता है वो उतना सीरियस ना हो। अगर मैं एक लेडी की बात करूं तो जो उसको बहुत सालों पहले इन्फेक्शन हो गया कोई, तो हो सकता है परमानेंट इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो जब शी गेट्स प्रेग्नेंट, डिलीवर करती है चाइल्ड, तो वो इम्यूनिटी मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क या जो ब्लड से। अच्छा। तो बेबी कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से। तो हर इन्फेक्शन बुरा नहीं होता। इन्फेक्शन हुआ और बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसने अपने आप कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस जितने भी होते हैं उसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती और अपने आप हम ठीक हो जाते हैं जुकाम खांसी से। तो इसको हम बुरा नहीं मानेंगे जी। और दूसरी चीज, कुछ लोगों में अगर इम्यूनिटी बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मतलब साल में उनको 3-4 बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो कुछ दिनों तक परसिस्ट करता है, तो उन केसेस में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी के बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या मेजर करना है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन या किस तरह की बीमारी हो रही है। तो एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हमें इस इंसान की इम्यूनिटी मेजर करनी है तो हम ये टेस्ट ऑर्डर कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन बिल्कुल इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी है। अच्छा। तो इसलिए कभी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को एज सच इम्यूनिटी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन साथ ही साथ हमें ब्रेक लेना है, तो बहुत ही छोटा सा सवाल, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मैं कि इसी के साथ साथ पूरे वर्ष में कोई व्यक्ति अगर
कितनी बार बीमार पड़ता है तो उसको आप कहेंगे कि ठीक है ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं? क्या 3-4 बार वो बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए, ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं? बिल्कुल सामान्य बात है, अगर उस दौरान में उसको कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अपने आप ही रिकवर हो जा रहा है। एक है कि वो प्रॉब्लम हुई और उसके बाद वो काफी दिनों तक, हफ्तों तक परसिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। और इसी में डॉक्टर खिलनानी के लिए भी हम एक क्लू सा छोड़ रहे हैं ब्रेक में जाने से पहले कि बहुत से लोग ये कहते हैं 3-4 बार मुझे एंटीबायोटिक का कोर्स साल में करना पड़ता है। समय है एक ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आप वो नंबर नोट कर लें जिस पर फोन करके आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली का एसटीडी कोड 011 और उसके बाद स्टूडियो का नंबर है 23097532। और अब डॉक्टर खिलनानी हम आपके पास आते हैं। और जो बात आपने कही थी, दो बातों को लेकर, एक आपने वैक्सीनेशन की बात कही थी जो फ्लू को लेकर खास तौर पर थी, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को। तो मैं चाहूंगा दोनों बातों पर ही आपकी टिप्पणी आ जाए। पहली बात तो ये, क्या वर्ष में जो लोग 3-4 बार एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, क्या वो ठीक है या उनको नहीं करना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात, आप सभी, अभी डॉक्टर उमा ने भी ये बात कही कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं है, फिर भी लोग क्यों एंटीबायोटिक्स लेते हैं? और खासतौर पर जैसे अभी हाल में जो फ्लू चल रहा है उसमें खांसी से, बुखार से बचने के लिए लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा ही रहे हैं। देखिए सर, एक डॉक्टर उमा ने बहुत ही डिटेल में समझाया इम्यूनिटी के बारे में, लेकिन जहां तक मेजरमेंट की बात करें, कोविड ने हमें सिखाया कि जो इम्यूनिटी, जो मोटा मोटा कहें तो दो तरह से होती है। एक तो जो एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और एक जो मेमोरी सेल्स की हम बार बार कहते हैं, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जी, टी सेल और बी सेल जी। हाँ जी, टी सेल। तो वो जब कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज होती है, वो तैयार होती है अगर वैक्सीनेशन की वजह से या प्रीवियस इन्फेक्शन। तो वो कहते हैं कि भाई इस आदमी को फ्लू के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी है। और अगर एंटीबॉडीज नहीं भी मौजूद होती है तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है कुछ समय में वो उसको एक्ट कर देती है जी। अब मैं आता हूँ उस पे कि आदमी को 3-4 बार साल में हल्की फुल्की बीमारी, बुखार, वो सब होता है, तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखिए, एंटीबायोटिक जो होता है, एक जो अभी की बात करें, जो पिछले 2 महीने से जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो 3-3 कोर्सेज लेके एंटीबायोटिक मेरे पास आते हैं कि साहब खांसी तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन मैं तो 3-4 कोर्स एंटीबायोटिक के ले चुका हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रही। तो ये मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और इसके बारे में लिखता भी हूँ। वो इसलिए कि एक तो एंटीबायोटिक एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि हाँ भाई मैंने तो एंटीबायोटिक ले ली तो मेरा बुखार अब ठीक ही हो जाएगा, इसलिए कई लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कराते हैं। दूसरी बात यह कि एंटीबायोटिक लेने से हमारी जो इंटेस्टाइन में एक फ्लोरा होती है, बैक्टीरिया जो हमारे बेनिफिशियल होती है, उसका भी नुकसान करती है। और तीसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक इतना सिक्योरिटी दे देता है कि
हम लोग सोचते हैं कि चलो एंटीबायोटिक लेके दफ्तर चले गए और अपना काम करने लग गए। और दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है हमारे देश में, स्पेशली दूसरे यूरोपियन या अमेरिकन देशों के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मैं आईसीयू में काम करता हूँ, हमारे आईसीयू में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसे केसेस आते हैं, दुनिया में की कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। और जी ये बिल्कुल डॉक्टर खिलानी, माफ कीजिए आपके यहाँ रोक रहा हूँ, हमने 2 हफ्ते पहले विस्तार से एक कार्यक्रम AMR पर ही किया था, एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे हमने कार्यक्रम किया था। जी बताइए प्लीज तो मैं अपनी बात। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हमारी आईसीयू में बहुत डेथ्स भी होती है और हमारे एंटीबायोटिक का जो टैप है वो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको गला खराब है, वायरल, जैसे सबको पता है वायरल इन्फेक्शन कैसा होता है, स्पेशली कोविड के बाद हल्का फुल्का बुखार है, तो आप एंटीबायोटिक लेने के बजाय कुछ चीजें करें। आप सिंपल खाना खाएं, गरम पानी पिए, पैरासीटामोल आप लिबरली ले सकते हैं बिना। यहाँ पर मैं एक बात भी बताना चाहूंगा कि जो विकसित देश हैं वहां पर आप किसी तरह से भी एंटीबायोटिक ले नहीं सकते बाजार में जाके, कुछ भी कर लें जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक मिल जाती है, तो वो लेने से आप अपना नुकसान करें। एक दूसरी बात है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने अपने मन से एंटीबायोटिक इनएप्रोप्रिएटली, तो आप अपने लिए भी एक रेजिस्टेंस डेवलप करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर खिलानी, माफ कीजिए हमारे एक दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या हम उनका सवाल ले लें? तो कृष्ण मुरारी जी हैं हरियाणा से, बहुत देर से फोन लाइन पर। कृष्ण मुरारी जी, क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 65 साल है जी, और मुझे 2010 में स्टंट डला था। साथ में पिछले साल मुझे कुछ अंगूठों में ना तो क्लॉट्स बन गए थे। शुगर है मुझे, लगभग 150 और 200 के बीट में रहता है। कृष्ण मुरारी जी, आप अपना सवाल जरा दोहरा दीजिए। और आपका सवाल शायद डॉक्टर उमा से है मेरे ख्याल से, आपने ये कहा। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 65 वर्ष है जी। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। और मेरे को 1 मार्च 2010 को स्टंट डला था। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे हाथों में एक तो दर्द रहता है, बहुत रात को मेरी नींद खुल जाती है तो मुझे बहुत पेन फील होता है। और पिछले साल ना मेरे दोनों थम्स में क्लॉट्स बन गए थे, तो मैंने गंगाराम में ट्रीटमेंट लिया था। वो एक ब्लॉकेज थी जिसकी दवाई मैं ले रहा हूँ और अब मैं उससे ठीक हूँ, लेकिन मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता है। इसका मुझे कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि जो हाथों में दर्द है वो डिपेंड करता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें दर्द हो रहा है इनको, मतलब पूरी बाजू में दर्द हो रहा है, या फिर कभी कभी जो कंधे में दर्द होता है जो डायबिटिक्स में हो जाता है। अच्छा। जिसमें कि पेरी आर्थराइटिस, शोल्डर के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उसका दर्द भी पूरे बाजू में जाता है। तीसरी चीज, जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा कॉमनली देखने को मिल जाती है, उससे दर्द हो जाता है। और चौथी चीज, एक चीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे कहते हैं ना फैट डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज में, धमनियों में, तो उससे जो सर्कुलेशन है वो रुक जाती है। इन्होंने कहा कि क्लॉट हो गया था, शायद थंब में कुछ ऐसा बता रहे थे, तो वो उसकी वजह से, क्योंकि सर्कुलेशन रुकती है और जो क्लॉट होता इसलिए होता है कि जब धमनियों में वसा जम जाता है, फैट जम जाता है, तो जो ब्लड का फ्लो है, तो जो नॉर्मल फ्लो, लैमिनर फ्लो है, वो न रह पाके वो बहुत इर्रेगुलर हो जाता है, राइट, ठीक से फ्लो नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से उसको थक्के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सब वजह हो सकती है। मैं कहूँगी कि इनको कार्डियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन को दिखाएं या फिर फिजिशियन को कांटेक्ट करें। अगर वो ज़रूरी समझेगा तो फिर इनको जो इससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफर करेगा। कई और समस्याओं में तो राहत मिली है, लेकिन वो दर्द की अभी बात है, तो इनको एक फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो फिलहाल समय है कार्यक्रम में एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम
बहुत फ्रेश लग रही हो, पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, माइसोर सैंडल सोप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रमोद गर्ग आपके साथ हम अब ये समझना चाहेंगे समय को देखते हुए कि अब बहुत से हमारे दर्शक अब ये जानना चाह रहे होंगे कि समस्या तो हमें पता चल गई और हमें क्या करना है, थोड़ा सा वो और हमें मालूम हो ताकि इम्यूनिटी को लेकर हम बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो क्या करें? पहली बात तो बहुत लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ताकत किस में ज़्यादा मिलती है, ड्राई फ्रूट्स खाएं या क्या क्या करें? देखिए ऐसा है कि इम्यूनिटी की जब जनरल बात कर रहे हैं आप, इम्यूनिटी और एक्सपोजर दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, केवल एक चीज से बात नहीं बनेगी। अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। और इन्फेक्शन, ये बात मान के चलिए कि 80 से 90% लोगों में तो मालूम ही नहीं पड़ता है। और ये कोविड में आपने देख लिया जी कि मान लीजिए 5% 10% लोगों ने टेस्ट करा, उनको पॉजिटिव आया, लेकिन जब एंटीबॉडी टेस्ट करी तो 80% में पॉजिटिव मिली जी। तो एक लोगों में थोड़ी भ्रांति भी रहती है कि भाई ये हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनको हुआ, हमारी इम्यूनिटी कम है, उनकी ज़्यादा है जी। लेकिन इम्यूनिटी सभी लोगों की जनरली अच्छी रहती है और इन्फेक्शन अधिकतर लोगों में माइल्ड होता है या एसिम्प्टोमेटिक होता है। अच्छा, लेकिन एक्सपोजर आपका ज़्यादा होगा, आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। अब सेकेंड एस्पेक्ट है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी के लिए मैंने आपसे बताया कोई सप्लीमेंट लेने से इम्यूनिटी आपकी नहीं बढ़ेगी। स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है या कोविड की वैक्सीन है जी। अगर जनरल इम्यूनिटी की बात करें तो मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर आप अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और अपनी जो कोमॉर्बिड कंडीशन उसको कंट्रोल करें। मोटापा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार दोहरा रहा हूं। डायबिटीज बहुत जरूरी है, उसको कंट्रोल करना, उन पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन थिंकिंग कि हम एक सप्लीमेंट ले लें। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट में बड़ी क्लैरिटी है कि वेजिटेरियन डाइट डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन डाइट से बेटर है, नॉट ओनली फॉर इम्यूनिटी बट और चीजों में भी, जैसे कैंसर हैं वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज्यादा होते हैं। आपने बात करी ड्राई फ्रूट्स की या नट्स की, तो ये भी एक जनरल है कि जो नट्स हैं, और उसमें नट्स में मूंगफली भी है और भी कई तरह के नट्स हैं, अगर कोई नट्स आप लेते हैं तो अच्छा है मॉडरेशन में। एक चीज और है, जो भी ले मॉडरेशन में ले, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। आपने सोचा साहब, ये किसी ने कहा कि साहब ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा, हमारे खा एक दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनका सवाल भी ले लेंगे, अब समय तो बड़ा कम है, लेकिन एक छोटी सी बात और है। आपने एक्सरसाइज को आपने बहुत हाईलाइट किया, एक्सरसाइज को लेकर क्या लोगों को लगता है कि जब तक दौड़े भागे नहीं तब तक नहीं होगा, या सिर्फ चले तब भी बहुत है? देखिए ऐसा है, एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं थ्रू आउट द डे की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर हम मॉर्निंग में जो जा रहे हैं जॉगिंग या वॉकिंग के लिए, वो एक आर्टिफिशियल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग है। आइडियली हमको सारे दिन एक्टिव रहना चाहिए। अगर मुझे अपना काम करना है तो पानी एक गिलास में खुद लूं, ठीक है ना। मैं अपना खाने के लिए जा रहा हूं तो टेबल पे जाए खाना, कोई आपके लिए खाना लगा रहा है, या बर्तन है तो आप खुद ही उठा के रख दें। अपना काम खुद करिएगा तो आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। क्या बात है। ऑफिस में सारे दिन बैठे, घर के लोग भी खुश रहेंगे, बाकी भी लोग खुश रहेंगे। एक्सरसाइज मतलब आप एक्टिव रहें थ्रू आउट द डे, बेस्ट है। बहुत बढ़िया। एस कुमार साहब हैं पटना से टेलीफोन लाइन पर। एस कुमार साहब, क्या जानना चाहते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए आप। हेलो जी कुमार साहब, सवाल पूछ लीजिए आप जल्दी से। जी, गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज टू डॉक्टर उमा। प्लीज गो अहेड। What are the reasons for autoimmune diseases, and what should be done for this disease, and what are the foods one should have for such disease? Absolutely. तो ये सवाल हम भी आपसे पूछना चाह रहे थे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस के अलावा अगर मैं एक और बात जोड़ दूं कुमार साहब की बात में, एलर्जीज, क्या ये इम्यून सिस्टम की कमजोरी या उसके ठीक से काम न करने की वजह से है? क्या करें? उन्होंने खाने का भी पूछा, कौन सा खाना खाएं? जी
देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस की अगर हम बात करें, उन फैक्टर्स की जो कि कर सकते हैं, तो उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो एक एज है, देखा गया है कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनोसेनेसेंस एक वर्ड होता है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम भी बूढ़ा होता जाता है एज वन एजेस। सेकंड है फीमेल्स, जो विमेन होती हैं उनमें ऑटो इम्यून डिजीजेस की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम पे वो इम्यून जीन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, और कुछ हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स, जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं फॉर मोर ऑटो इम्यून डिजीजेस इन विमेन। अगर हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो शुरुआत, जिनको बदला जा सकता है, तो शुरुआत हो जाती है हमारे अच्छे खान पान से। अच्छा। दूसरी चीज है स्मोकिंग, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का। really? जी। अच्छा। और एयर पोल्यूशन एक ऑटो इम्यून डिजीजेस को होने का वजह माना जा रहा है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, लैक ऑफ स्लीप, जो आजकल लोगों की आदत हो गई है कि रातों को जग के काम करना है, एक बंदी दौड़ जो मची हुई है, वो तो उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा भी बढ़ता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, ओबेसिटी से ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ता है, क्योंकि उसमें एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है। अच्छा। इसके अलावा भी बहुत से अननोन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो जैसा हम रिपीटेडली कहते जा रहे हैं कि जो घर का खाना, जो पहले से सदियों से हम जानते हैं कि घर में क्या प्रोटीन्स लेते हैं, दालें लेते हैं, राइस लेते हैं, रोटियां, सब्जियां, फल, और उसके लिए कोई बहुत एग्जॉटिक सा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो लोकली अवेलेबल फूड है हमारा, जो सदियों से खाते आ रहे थे, कलरफुल थाली जो होती है वो खाएं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो ठीक रहेगी, और इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो एबरेंट नहीं होगी, और ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा भी बढ़ेगा, और बाकी डिजीजेस का खतरा भी कम होगा। जी बिल्कुल। तो समय को देखते हुए हम सिर्फ यही कहेंगे कि मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और समय को देखते हुए सभी विशेषज्ञों से अब ये चलते चलते हम संदेश लेते चलें कि आखिरकार इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर खिलनानी आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर उसमें एक लाइन अगर टीकाकरण के बारे में भी अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं प्लीज। एक चीज तो ये जो हमने बात नहीं करी, इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा पहलू होता है स्लीप एंड स्ट्रेस। जी, ये देखा गया है कि पिछले 100 सालों में जो नींद की मात्रा है वो एवरेज 1.5 घंटा कम हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, डॉक्टर मान ने जिक्र किया था वैसे। जी जी हाँ, तो ये जब स्लीप डेफिसिट होता है, नींद पूरी नहीं होती, अच्छा, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली कम हो जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियां। तो कितना सोएंगे, कितना जरूरी है? 8 घंटे सोना एक आइडियल माना जाता है। 7 ठीक है, 6 से ज्यादा होनी चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा। हर व्यक्ति की स्लीप की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को 6 घंटे काफी होते हैं, लेकिन 6 घंटे से कम स्लीप को तो 6 से 8 घंटे। डॉक्टर खिलानी, समय चूंकि कम है तो एक तो नींद की बात होगी, स्ट्रेस
कम करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप देना चाहेंगे? इमोशनल स्ट्रेस जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इम्यूनिटी उससे भी कम हो जाती है। ठीक। और इमोशनल स्ट्रेस को कम करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है एक्सरसाइज और योगा। ठीक है डॉक्टर साहब, माफ कीजिए समय बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि फिर उसके बाद अभी डॉक्टर प्रमोद गर्ग आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी बात को दोबारा से दोहरा रहा हूं कि खान पीन में बिल्कुल वेजिटेरियन, घर का बना हुआ खाना, फल और सब्जी 4 से 5 सर्विंग डेली। दूसरी चीज एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरी चीज जो आपको और बीमारियां हैं उनका कंट्रोल बहुत जरूरी है, जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवाएं जो रिकमेंडेड है हमारे यूनिवर्सल प्रोग्राम में, और एडल्ट्स में जिसमें डॉक्टर आपका एडवाइस करें तो वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जिसमें वैक्सीन लगाने की जरूरत होती है तो वो जरूर लगवा लें। डॉक्टर उमा? मैं कहूंगी कि फूड सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना करें। दूसरा, एंटीबायोटिक्स अपने आप ना लें। तीसरी चीज़, जिन चीज़ों का जिक्र हमने किया अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो ज़रूर करें। फिजिकल एक्टिविटी 150 मिनट्स इन अ वीक बहुत ज़रूरी है, तो चलें फिरें एंड हेल्दी रहें। डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर प्रमोद गर्ग और डॉक्टर जीसी खिलनानी, आप तीनों मेहमानों का बहुत आभार, धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा। चलते चलते वसीम बरेलवी के शेर के साथ हम बात को खत्म करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है चिरागों का सफर कितना है। तो चिरागों के सफर के लिए बहुत जरूरी है कि ये तमाम जानकारी हम अमल में लाएं। और ये साधारण सी बातें लगती हैं, साधारण बातों से ही असाधारण व्यक्ति और व्यक्तित्व बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल